हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में मोलैरिटी हमने पढ़ी, बहुत सारी पढ़ी हमने मोलैरिटी। उसके अलग अलग तरह के सवाल किए और मोलैरिटी को भी पढ़ा। मैंने बताया कि भाई मोलैरिटी को क्यों डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। हमारे पास में जब मोलैरिटी ऑलरेडी था कंसंट्रेशन टर्म, तो व्हाई वी डिफाइन मोलैरिटी अगेन। यस बिल्कुल। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मोलैलिटी में सॉल्यूशन का क्या आता है, मास आ जाता है ना। मोलैलिटी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो उस वजह से हम क्या देखते हैं यहाँ पे, मोलैलिटी को भी, जो टेम्परेचर रिलेटेड क्वांटिटीज है उनमें मोलैलिटी को हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किसका कर देते हैं हम, मास ऑफ सॉल्वेंट का करते हैं, है ना। तो ये हमने मोलैलिटी पढ़ी। अब देखो, एक और क्वांटिटी क्या कौन सी रह जाती है अपने पास, कौन सी रह जाती है नेक्स्ट क्वांटिटी मोलैलिटी के बाद, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को समझा, नॉर्मेलिटी को पढ़ते हैं, फिर अपन नीट के पीवाईक्यू जो है, नीट लेवल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए आज तक मोल कॉन्सेप्ट से, उनको सीखेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे मोलै नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी देखो क्या होता है नॉर्मल, इसको समझते हैं। नॉर्मेलिटी जो टर्म है, ये टर्म, जैसे मैं जितने भी आपको ये टर्म्स सिखा रहा हूँ, इन टर्म्स में मैंने आपको एक बात बताई है कि इन टर्म्स का आपको एक तो सिंबल याद रखना है, और दूसरा क्या, उनकी यूनिट, है ना। जो कंसेंट्रेशन टर्म्स होती है, इनमें एक तो सिंबल याद रखना है। जैसे नॉर्मेलिटी का जो सिंबल है वो क्या होता है, कैपिटल एन, ये इसका सिंबल होता है। और इसकी यूनिट ध्यान में रखनी है, जैसे मोलैरिटी के तो मोल पर लीटर था, है ना। और नॉर्मेलिटी का देखो यूनिट क्या होगा, मोलैलिटी का मोल पर केजी था, इसका होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर। ये इक्विवेलेंट क्या होता है यहाँ पे, ये हमें समझना पड़ेगा। एक नया टर्म आ रहा है, इक्विवेलेंट पर लीटर। देखो लीटर तो किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का। ये लीटर किसका हो जाएगा, ये तो देखो सॉल्यूशन का ही हो जाएगा लीटर। तो लीटर यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम तो किसका काम में लेने वाले हैं, सॉल्यूशन का काम में लेने वाले हैं। लेकिन जो इक्विवेलेंट है, ऊपर किसका काम में लेते हैं हमेशा, सॉल्यूट का। तो यहाँ पे भी किसका काम में लेंगे, सॉल्यूट का ही काम में लेंगे। समझ में आई बात। अब नॉर्मेलिटी को निकालने के लिए हमें चाहिए इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट क्या होता है ना। हमें मोल तो पता है, मोल क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही हमें अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, वैसे ही अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है, देखो सिस्टमेटिकली समझ, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के जितना आसान नहीं है उसको निकालना। थोड़ा सा हमें दो तीन टर्म्स ध्यान में रखनी पड़ती है अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर निकालें, तो सबसे पहले देखो काम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, जो भी हमारा गिवन मास है उसमें डिवाइड करेंगे। मोलर मास की जगह एक और दूसरा मास होता है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। किसका डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट मास का। अच्छा, मोलर मास के अलावा भी कोई दूसरा मास होता है, इक्विवेलेंट मास होता है, बिल्कुल होता है। अब ये इक्विवेलेंट मास कैसे आएगा, इक्विवेलेंट मास का देखो क्या तरीका होता है, इक्विवेलेंट मास, इसका देखो निकालने का तरीका क्या होता है। जो हमारा मोलर मास होता है, क्या, जो हमारा मोलर मास होता है उसमें एक टर्म होती है उसका डिवाइड। ये टर्म क्या है, वैलेंस फैक्टर, जिसको वीएफ बोलते हैं शॉर्ट में। क्या होता है ये, वैलेंस फैक्टर, वीएफ। जब मोलर मास में
वैलेंस फैक्टर वीएफ पर डिवाइड कर देते हैं तो उससे क्या आता है, इक्विवेलेंट मास आता है। और फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे आते हैं, गिवन मास में किसका डिवाइड कर देंगे अपन, इक्विवेलेंट मास का। तो ये तरीका रहता है क्या निकालने का, इक्विवेलेंट मास निकाल, देखो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास, फिर निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम का डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए वैलेंस फैक्टर का डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि हमें सबसे पहली जानकारी क्या पता होनी चाहिए, वैलेंस फैक्टर। कोई भी जो हमारा सॉल्यूट है उसका अगर वैलेंस फैक्टर हमें पता है तो हम ये चीजें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम अपन को निकालना है वैलेंस फैक्टर। अब अपन पढ़ेंगे, सारा फोकस हमारा किस में चला जाएगा, वैलेंस फैक्टर पे, कि भाई ये वैलेंस फैक्टर क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाए, है ना। वैलेंस फैक्टर निकाल के बताएं, तो वैलेंस फैक्टर कैसे निकलेगा इसे अपन निकालते हैं। देखो वैलेंस फैक्टर जो निकलता है वो एसिड के लिए अलग तरीके से निकलता है, बेस के लिए अलग तरीके से निकलता है और सॉल्ट के लिए अलग तरीके से निकलता है। जनरली अपन देख रहे हैं जितने भी अभी मोलैरिटी के क्वेश्चंस वगैरह, उसमें कौन था, या तो एसिड था या बेस था या सॉल्ट होंगे, ये तीन तरह के ही क्या बनाते हैं, हमारे सॉल्यूशन को बनाने में हम काम में लेते हैं, है ना। या तो एसिड होगा या बेस होगा या क्या होगा, सॉल्ट होगा। तो अपन एसिड बेस सॉल्ट के लिए, तीनों के लिए जो वैलेंस फैक्टर है वो अलग अलग तरह से निकाला जाता है। तो तीनों को अपन समझे कैसे निकालते हैं, है ना। नोट कर लिए ये फॉर्मूला। अब देखो वैलेंस फैक्टर वीएफ, ये तीनों के लिए अलग अलग तरह से निकलेगा और कैसे निकलेगा उसको समझते हैं। सबसे पहले एसिड के लिए, अगर किसी एसिड का वैलेंस फैक्टर निकालना है, किसका निकालना है, किसी एसिड का वैलेंस फैक्टर निकालना है, तो एसिड का वैलेंस फैक्टर कैसे आएगा कि वो एसिड जो है कितने H प्लस सॉल्यूशन में दे सकता है, वही क्या होगा उसका वैलेंस फैक्टर। एसिड का वैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, VF जो है एसिड का, ये हो जाएगा VF इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस, नंबर ऑफ H प्लस गिवन, कोई एसिड कितने H प्लस दे सकता है वही क्या हो जाएगा उसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे HCl का बताओ कितना हो जाएगा, HCl कितने H प्लस दे सकता है, एक HCl का वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आई वैलेंस फैक्टर क्या होता है ना। अगर मैं बात करूं H2SO4 का वैलेंस फैक्टर, तो H2SO4 का वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 2 H प्लस दे सकता है ना, इसलिए कितना हो जाएगा वैलेंस फैक्टर, 2 हो जाएगा, है ना। तो वैलेंस फैक्टर क्या होता है कि कोई भी एसिड कितने H प्लस दे सकता है वही क्या होता है उसका वैलेंस फैक्टर हो सकता है एसिड के लिए। और ठीक इसी तरह से बेस के लिए देखें, किसके लिए, बेस के लिए, तो बेस के लिए वैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा कि वो कितने OH माइनस दे सकता है, कि कितने वो OH माइनस दे सकता है, जितने OH माइनस दे सकता है वही क्या हो जाएगा उसका वैलेंस फैक्टर हो जाएगा। तो बेस के लिए वैलेंस फैक्टर हो जाएगा नंबर ऑफ OH माइनस गिवन, कोई बेस कितने OH माइनस दे सकता है वही उसका वैलेंस फैक्टर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं NaOH की, किसकी, NaOH की, तो NaOH कितने वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा इसका वैलेंस फैक्टर, क्योंकि कितने OH माइनस दे सकता है, एक ही दे सकता है, इसलिए NaOH का वैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, क्योंकि कितने दे सकता है OH माइनस, 2 दे सकता है, तो ये इसका वैलेंस फैक्टर हो गया 2। समझ में आई बात, क्लियर है ना। तो इस तरह से एसिड के वैलेंस फैक्टर आते हैं, इस तरह से बेस के वैलेंस फैक्टर आते हैं, और तीसरा हमारा हो गया सॉल्ट। तो तीसरा हम सॉल्ट का देखते हैं वैलेंस फैक्टर कैसे आता है। सॉल्ट का वैलेंस फैक्टर कैसे आएगा, ये आता है कि कोई भी सॉल्ट जो है, जैसे सॉल्ट में क्या होता है, एक तो Na प्लस होता है और एक Cl माइनस होता है ना, Na प्लस और Cl माइनस। तो सॉल्ट के लिए देखो क्या होता है, उसमें कैटायन होता है और एनायन होता है ना। कोई भी सॉल्ट होता है उसमें क्या होता है, कैटायन होता है और एनायन होता है, Na प्लस और Cl माइनस।
तो यहाँ पर वैलेंस फैक्टर का देखो डेफिनेशन क्या है कि आप या तो देख लो टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर देख लो टोटल नेगेटिव चार्ज। जैसे NaCl है तो NaCl में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +1 है, और या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -1, तो उसका वैलेंस फैक्टर कितना है, 1। समझ में आया? वैलेंस फैक्टर हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है ना, मैग्नीट्यूड देखते हैं उसमें। तो वैलेंस फैक्टर NaCl का कितना हो गया, 1 हो गया। तो वैलेंस फैक्टर सॉल्ट का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो वैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट का या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो, वही वैलेंस फैक्टर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे NaCl है तो NaCl का वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे Al2O3, इसका वैलेंस फैक्टर देखो कितना हो जाएगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी पता है कितनी होती है, प्लस का 3 होती है ना, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो उन दोनों का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना है, 6 है। समझ में आई बात? तो ये तरीका होता है वैलेंस फैक्टर निकालने का। अब देखो पूरा रिवर्स प्रोसेस से समझना नॉर्मेलिटी कैसे आएगी। सबसे पहले वैलेंस फैक्टर देखना है, सबसे पहला काम क्या है, वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर निकालने के बाद ये तो होएगा देखो हमारा नॉर्मेलिटी निकालने का फर्स्ट स्टेप, इसको बोलता हूँ मैं स्टेप फर्स्ट। ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या निकालेंगे, वैलेंस फैक्टर निकालेंगे। फिर स्टेप 1 आने के बाद में जो स्टेप 2 है इसमें हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, या फिर केमिस्ट्री में मास नहीं बोल के वेट बोला जाता है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। फिर इक्विवेलेंट वेट आने के बाद में जो तीसरा स्टेप है स्टेप 2, स्टेप 2 के बाद में स्टेप 3 करेंगे। तो स्टेप 3 में हम क्या निकालेंगे, स्टेप 3 में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे। फिर स्टेप 4 में जाके हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट में सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है उसमें सॉल्यूशन के जो वॉल्यूम है उसका डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप 4। तो इन 4 स्टेप्स के बाद में क्या आता है हमारे पास में, नॉर्मेलिटी आती है। तो नॉर्मेलिटी निकालना इतना इजी काम नहीं है, इसको निकालने के लिए हमें इन 4 स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इन 4 स्टेप्स का सारा लेना पड़ता है। समझ आई बात? ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसका क्वेश्चन करते हैं फिर नॉर्मेलिटी का। क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन देखे, देखो क्वेश्चन क्या है। जैसे क्वेश्चन है, if 196 gram H2SO4 is added into water to prepare 1 liter of solution, 1 liter of solution, calculate normality of solution। तो इस सॉल्यूशन की हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है, जिसमें हमने क्या किया है, 196 ग्राम H2SO4 मिक्स किया है। ठीक है, तो स्टेप पूरा एक एक स्टेप से सॉल्व करें। सबसे पहली बात तो H2SO4 का मोलर मास कितना है, H2SO4 का जो मोलर मास है, अभी हमने रिसेंटली जो भी क्लास हुई उसमें सब में देखा, तो 98 ग्राम क्या है, H2SO4 का मोलर मास है। अब H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है H2SO4 का। तो H2SO4 का वैलेंस फैक्टर क्या है, वैलेंस फैक्टर कितना है, 1 है या 2 H2SO4 का, 2 है ना। तो क्या हमने स्टेप 1 निकाल लिया। स्टेप 1 में हमें काम क्या करना था, जो भी हमारा सॉल्यूट है उसका वैलेंस फैक्टर पहले पता होना जरूरी है। तो H2SO4 का वैलेंस फैक्टर कितना है, 2 है। समझ में आई बात?
अब H2SO4 का वैलेंस फैक्टर आ गया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, जो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट है या इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 98 में जो मोलर मास है H2SO4 का, उसमें उसके वैलेंस फैक्टर का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। समझ में आई बात। तो स्टेप 2 में आएगा उसका इक्विवेलेंट वेट। स्टेप 3 में क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, गिवन वेट में किसका डिवाइड करते हैं इस बार, इक्विवेलेंट वेट का। तो गिवन वेट कितना 196 अपॉन में 49 कितने हो गए 4 इक्विवेलेंट। 4 मोल्स की जगह इसको क्या बोलते हैं 4 इक्विवेलेंट बोल देते हैं ऐसे 4 इक्यू। फिर स्टेप 4 में फाइनल स्टेप हमारा जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी n बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा 4 इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर इसको बोलेंगे 4 नॉर्मल एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन। 4 नॉर्मल एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन। अच्छा ये बताओ इसी सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं मोलैरिटी तो वो कितनी होती, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है वो भी निकाल लीजिए। मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, मोल्स पर लीटर है। H2SO4 के मोल्स कितने हैं 196 में 98 का डिवाइड करोगे 196 डिवाइडेड बाय 98 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो कितने 2 मोल। देखो मोलैरिटी तो 2 है लेकिन नॉर्मेलिटी कितनी है 4। तो क्या मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन हो सकता है, इस 2 में किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 आ जाए, 2 का, 2 क्या है यहाँ पे वैलेंस फैक्टर। यानी कि जब मोलैरिटी में वैलेंस फैक्टर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आ जाती है नॉर्मेलिटी आ जाती है। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है वैलेंस फैक्टर इनटू मोलैरिटी होता है। समझ आई बात। इसको देखो यहां से भी निकाल सकते हैं अपन, ये नोट कर लीजिए फिर ये रिलेशन लिखवा देता हूं। नोट कर लिया। ठीक है आगे बढ़े। तो हम देखो यहां पे क्या निकाल देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी में अपन रिलेशन देखते हैं। तो क्या रिलेशन है नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में, जैसे नॉर्मेलिटी, अब अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो मोलैरिटी क्या होती है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। यहाँ पे क्या आता है मोलर मास इनटू वॉल्यूम आ जाता है ना। ये क्या होती है, ये क्या आती है मोलैरिटी। अब देखो इसमें मैं वैलेंस फैक्टर का
डिवाइड कर दूं और इसमें वैलेंस फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा कर सकते हैं। तो यहां से देखो मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, और गिवन वेट में इक्विवेलेंट वेट का डिवाइड करेंगे तो क्या आएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और पर वॉल्यूम। तो देखो मैं सीधा ही कर देता हूं, ये इतना क्वांटिटी हमारा क्या हो गया, क्या नॉर्मेलिटी नहीं हो गया, तो नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वैलेंस फैक्टर आ जाएगा। या फिर नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, वैलेंस फैक्टर इनटू मोलैरिटी होता है। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, वैलेंस फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ये फॉर्मूला याद रखना, बड़ा काम, समझ आई बात। नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, वैलेंस फैक्टर इनटू मोलैरिटी होता है। तो ये एक रिलेशन है, बहुत ही काम का रिलेशन, हमें ध्यान रखना है। सीधा आपको मोलैरिटी दे रखा हो, नॉर्मेलिटी पूछ लिया जाए, तो बस आप जो भी सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का जो भी वैलेंस फैक्टर उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है, सही बात समझ में। ये है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंस फैक्टर इनटू मोलैरिटी। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन देखें तो अपन देखना चाहते हैं रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एंड मोल्स। अगर हम मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में रिलेशन देखना चाहें, जैसे मोल्स तो कैसे आता है, मोलर मास का डिवाइड करते हैं ना। अगर हम रिलेशन देखना चाहते हैं किसमें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एंड मोल्स के बीच में, तो क्या होगा रिलेशन, जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे आते हैं, गिवन मास में इक्विवेलेंट वेट का, जो गिवन वेट होता है उसमें किसका इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कैसे आता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर, तो इससे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आता है ना। अब देखो इस वैलेंस फैक्टर को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर वेट इनटू क्या हो जाएगा, वैलेंस फैक्टर। और ये क्या है अपना बताओ, क्या नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आएगा कैसे आएगा, है ना, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वैलेंस फैक्टर इनटू मोल्स। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है उसमें आप जब वैलेंस फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बराबर आ जाएगा। समझ आई बात। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, और ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, वैलेंस फैक्टर और नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन, है ना। अच्छा, आपको ये बात शायद दिमाग में डाउट आया नहीं आया हो, पर ये नॉर्मेलिटी को डिफाइन क्यों किया गया, ये आना चाहिए दिमाग में आपके सवाल। व्हाई वी डिफाइंड मोलर नॉर्मेलिटी, जब मोलैरिटी थी फिर मोलैलिटी थी, अब ये नॉर्मेलिटी को क्यों डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा क्या हमें जरूरत आन पड़ी। तो नॉर्मेलिटी को डिफाइन करने का कारण हमें समझना है, देखो कैसे, क्यों हमें जो है ये इक्विवेलेंट्स वाला, जब नंबर ऑफ मोल्स से अपना काम हो रहा था, फिर ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वाली बला कहाँ से आ गई, ये नई बला आ गई ना एक तरह से, क्यों, तो इसको ध्यान से समझना, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है ये, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है प्लस पूरी केमिस्ट्री का बेस है, मैं तो ये मानता हूं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक रिएक्शन है, ये नोट कर लिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं सीधा इसको हेडिंग ये लिख देता हूं, वाई नॉर्मेलिटी। क्यों नॉर्मेलिटी, ऐसा क्या है कि इसको डिफाइन करने की हमें जरूरत पड़ी, क्यों नॉर्मेलिटी को अपन डिफाइन करते हैं। तो देखो नॉर्मेलिटी को डिफाइन क्यों करते हैं, इसको एक रिएक्शन से समझते हैं। जैसे रिएक्शन क्या है,
जब अपन H2SO4 को रिएक्ट कराते हैं NaCl के साथ, किसके साथ? नहीं, NaCl के साथ नहीं, H2SO4 एसिड है तो इसको मैं NaOH के साथ रिएक्शन करूंगा। किसके साथ? NaOH। तो क्या होगा? रिएक्शन क्या होगी? सॉल्ट और वाटर बनेगा। सॉल्ट तो बन जाएगा देखो Na2SO4 और वाटर बन जाएगा H2O। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो इसका कितना चाहिए? 2। इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करेगा तो इसका 1 मोल बनेंगे और इसके 2 मोल बन जाएगा। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो रिएक्शन बैलेंस है, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ बैलेंस है या नहीं है ना? अब देखो स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है कि इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री हमें क्या बोलती है? इसका 1 मोल, किसका? इसका 1 मोल इसके 2 मोल से जब रिएक्शन करेगा तो इसके कितने बनेंगे? 1 मोल बनेगा और इसके कितने बनेंगे? 2 मोल बनेंगे। चलो वाटर को एक बार भूल जाओ, है ना? स्टोइकियोमेट्री यही कहती है, कहती है नहीं कहती? अब देखो अपन एक नया मीनिंग और बनाने वाले हैं। H2SO4 का वैलेंस फैक्टर कितना है? इसका वैलेंस फैक्टर कितना है? 2। इसका वैलेंस फैक्टर कितना है? 1। और इसका वैलेंस फैक्टर कितना है? 2 है ना? है ना? हम इन तीनों वैल्यूज को इनके अपने वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें वैलेंस फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है वैल्यू? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है ना? तो देखो इनके आपस के जो वैलेंस फैक्टर है उनका क्या कर देते हैं अपन? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 1 मोल को इसके वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये कितने हो जाएंगे? 2 इक्विवेलेंट हो जाएंगे। H2SO4 के कितने हो जाएंगे? 2 इक्विवेलेंट। हमने क्या किया, इस पूरे में इनके आपस के जो वैलेंस फैक्टर है उनका मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके कितने बन गए? 2 इक्विवेलेंट्स। और इसका वैलेंस फैक्टर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके क्या बन गए? 2 इक्विवेलेंट। Na2SO4 का 1 है, वैलेंस फैक्टर 2 है, मल्टीप्लाई किया तो कितने बन गए? 2 इक्विवेलेंट बन गए ना? यानी कि इसके 2 इक्विवेलेंट, इसके 2 इक्विवेलेंट और इसके 2 इक्विवेलेंट, यानी कि रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट सेम अमाउंट पर रिएक्ट करके उतना ही प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट बनाते हैं। यानी कि इस दुनिया में जितने भी रिएक्शंस होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करके इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। मोल्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमेशा क्या होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में? बराबर होंगे। तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की क्या होती है? खूबसूरती होती है। समझ में आई बात? इस रिएक्शन में 2 इक्विवेलेंट इसके पार्टिसिपेट करें तो 2 इक्विवेलेंट इसके पार्टिसिपेट करें तो 2 इक्विवेलेंट इसके फॉर्म हो रहे हैं। समझ में आया बात? तो ये एक नॉर्मेलिटी या फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ये होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि इस दुनिया में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में होती है। ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इन इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ऑल केमिकल reactions occur in equal number of equivalents at reactant and product side. Reactant and product side. जितनी भी दुनिया में केमिकल रिएक्शंस है वो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रिएक्टेंट के रिएक्ट करते हैं और उतने ही इक्विवेलेंट क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। मोल्स में ये देखो गड़बड़ है, मोल्स में तो कभी सेट नहीं होगा मामला, लेकिन इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रिएक्टेंट थे उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। इससे हम क्या कर सकते हैं? देखो इससे हम रिएक्शन को बैलेंस करने वाला जो है ना उससे छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करते तब इसके 1 मोल इसके 2 मोल इसके 1 मोल बनेंगे, ऐसा पता चलता ना। अब आपको H2SO4 प्लस NaOH गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। आपको रिएक्शन को बैलेंस नहीं करनी, आपको पता है कि रिएक्शन में
इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से रिएक्ट करके इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के प्रोडक्ट ही बनाने वाली है। तो इससे क्या होगा, आपका एक एफर्ट बच गया। इसीलिए नॉर्मेलिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। समझ में आई बात? तो इक्विवेलेंस की खासियत क्या है कि दुनिया की जितने भी रिएक्शंस है वो इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में होती है। ये बस इक्विवेलेंट्स की खासियत है। इससे क्या होता है कि ठीक है ना, तो इसलिए नॉर्मेलिटी की जरूरत हमें पड़ती है। ये परफेक्ट एग्जांपल है नॉर्मेलिटी को समझने का कि क्यों हमें नॉर्मेलिटी जैसी एक नई कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करनी पड़ी, जबकि हम मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज कंपोजिशन है, मोलैलिटी है, इतनी सब होने के बाद भी नॉर्मेलिटी की हमें जरूरत पड़ी। तो बड़ा यूज है इसका, है ना। बहुत सारे जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो केवल नॉर्मेलिटी का यूज करते ही हो जाते हैं। आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिएक्शंस सारी क्या हो रही है, इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में हो रही है। तो ये आपका सीधा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये इसकी जरूरत हमें पड़ती है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन। कुछ क्वेश्चंस क्या है नीट के, देखो क्वेश्चंस ले लेते हैं, पीवाईक्यूज। देखो क्या है क्वेश्चन कि हमने इक्वल मास लिया H2 का। ऑप्शन से गड़बड़ हो गया क्या? ओहो, क्या हो गया? चलो ये ही ले लो एक बार, मैं इसके पीवाई क्यू लेके आता हूँ। देखो नीट के पीवाई क्यू करते हैं। जैसे ये 2014 में पूछा था गया सवाल है कि इक्वल मास ऑफ H2O2 एंड मैथेन, मैथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V। एक वॉल्यूम V का कंटेनर लिया, टेम्परेचर जिसका 27 डिग्री सेल्सियस है, इन आइडेंटिकल कंडीशंस द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, उनके गैसेस का जो वॉल्यूम है H2O2 और मैथेन का, वॉल्यूम का रेशियो क्या, उनके मासेस जो है इक्वल लिए गए हैं, वो 27 डिग्री टेम्परेचर पर है। इक्वल मास लिया है, इक्वल मोल नहीं है ना। गैसेस के मोल्स के लिए वॉल्यूम का रेशियो क्या रहता है, मैंने आपको बताया था कि गैस जो होती है, जो उसके मोल्स का जितना वॉल्यूम, जो रेशियो मोल का रहता है वही रेशियो किसका रहता है, वॉल्यूम का रहता है। क्योंकि कोई भी गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाता है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 होता है ना। तो जो रेशियो मोल्स का होगा वही रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम का। तो हमें क्या निकालना है इसमें, केवल और केवल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स का। मान लीजिए तीनों का मास कितना है, एक्स, तीनों का मास कितना है, एक्स। तो जो मोल्स है, H2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, अगर मैं H2 के नंबर ऑफ मोल्स देखूं तो कितने हो जाएंगे, x/2। और O2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, x अपॉन में 32। और मैथेन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, x अपॉन 16। ठीक है। तो जो इनके मोल्स का रेशियो होगा वही इनके क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो। तो जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा VH2 रेशियो, क्योंकि हमें वॉल्यूम का ही तो रेशियो देखना है, VH2 रेशियो VO2 और रेशियो VCH4। तो ये क्या हो जाएगा, x/2 रेशियो x/32 रेशियो x/60, है ना। ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा रेशियो, x तो कैंसिल हो गया, इस पूरे में 32 का मल्टीप्लाई कर दो सिंपल रेशियो बनाने के लिए। 32 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16 रेशियो 1 रेशियो 2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। एक जैसे आपको आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी पता होगा ना, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तीनों का देखो टेम्परेचर सेम है,
आर सेम है, प्रेशर भी क्या है, आइडेंटिकल कंडीशन है ना, सेम ही हुआ, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स के। तो जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा वही रेशियो किसका हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 2014 नहीं तो पूछा गया था। समझ आए बात, ये नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट, वैसे ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको, तो नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये, सपोज द एलिमेंट एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स एक्स वाई टू वाई थ्री एक्स थ्री वाई टू व्हेन, देखो एक्स और वाई जब मिलते हैं, एक्स प्लस वाई, तो इससे दो पॉसिबिलिटी है, एक तो है एक्स वाई टू बन सकता है या फिर एक्स थ्री वाई टू बन सकता है। अगर ये कह रहे हैं कि 0.1 मोल जो एक्स वाई टू है उसका 0.1 मोल उसका वेट है 10 ग्राम, और एक्स थ्री वाई टू का जो 0.05 मोल है उसका वेट है 9 ग्राम। तो सवाल ये है कि एटॉमिक वेट एक्स और वाई के क्या होंगे, एटॉमिक वेट एक्स और वाई के क्या होंगे, है ना, ये सवाल है। अब देखो एक्स और वाई के एटॉमिक वेट निकालने हैं, देखो सवाल थोड़ा मैथमेटिक्स है इसमें और थोड़ा आईक्यू बेस्ड सवाल है। मान लीजिए एक्स और वाई के वेट क्या है, कोई एक्स और वाई का, जैसे एक्स का वेट जो है मान लीजिए एक्स ग्राम है, और वाई का वेट क्या है, कोई वाई ग्राम है, एक्स ग्राम और वाई ग्राम, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि एक्स वाई टू, अब अगर मैं मोलर मास देखूं किसका, मोलर वेट किसका देखो, एक्स वाई टू का, तो एक्स वाई टू का मोलर वेट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू वाई हो जाएगा, ये तो किसका मोलर वेट हो गया, एक्स वाई टू का। और इसी तरह से मोलर वेट देखूं मैं एक्स थ्री वाई टू का, एक्स थ्री वाई टू का, तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2y। अब ये तो क्या आ गया मोलर वेट। जब अपन मोलर वेट को, अगर अपन को वेट निकालना है, हमने क्या किया देखो, अगर हमें वेट निकालना है, वेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मोलर वेट से, तो उससे क्या आ जाता है, मास आ जाता है ना, गिवन मास। तो यानी कि अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस टू वाई, इस मोलर वेट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये किसके बराबर है, क्या 10 ग्राम के बराबर नहीं है। एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, और एक इक्वेशन क्या दे रखी है कि 3x प्लस टू वाई को जब आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, 0.05 से, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 9 ग्राम। ये दो रिजल्ट आ जाएंगे, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इनको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे ना। यहां से देखो पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस टू वाई किसके बराबर है, क्या ये 100 के बराबर नहीं है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, है ना। और इसको भी देखो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/20 आएगा, 1/20 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस टू वाई की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 1/20, ये 180 के बराबर जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, कैसे करोगे, दूसरी में से पहली को घटा दोगे, तो देखो उससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक्स की वैल्यू को वाई किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, उससे वाई की वैल्यू आ जाएगी। मोल कंसेप्ट का नीट 2016 का क्वेश्चन। तो देखो दूसरी में से पहली को घटा दो तो कितना आ गया, 3x से x गया, 2x, 2y से 2y कैंसिल, 180 में से 100 गया 80, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो x का तो एटॉमिक वेट कितना हो गया 40, x का 40 है तो y का कितना हो जाएगा, 100 में से 40 गया 62y, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 30 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 2016 में पूछा गया सवाल, आसान है ना, बस थोड़ा मैथ्स दिमाग में रखते हुए सॉल्व करनी पड़ेगी। भाई मोलर वेट को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देते तभी तो क्या आता है, गिवन वेट आता है। मोलर वेट को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, गिवन वेट आ गया, बस
इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन बनते ही वो सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? ठीक है, नेक्स्ट देखो 2024 यानी कि इसी साल पूछा हुआ, पिछले साल जस्ट 2024 का क्वेश्चन। किसमें हीलियम के एटम्स की संख्या हाईएस्ट है? बड़ा आसान सवाल है, हमें सभी में ये चेक करना है कि किसमें हीलियम के एटम्स की संख्या सबसे ज्यादा है। 4 ग्राम ऑफ हीलियम में ज्यादा है एटम्स, इसमें एटम्स, इसमें एटम्स, इसमें एटम्स, बताओ। हमें इन चारों को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है, फिर देखना है कि किसमें हाईएस्ट है। सोचिए एक बार आप, फिर मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। अगर नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो मोल तो निकालनी पड़ेंगे ना। सी में तो देखो चलो 4 मोल दिए हुए हैं, तो 4 मोल दिए हुए हैं, तो इसमें नंबर ऑफ हीलियम के एटम की संख्या कितनी है? 4 टाइम्स ऑफ Na है। इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में निकाल के देख लो और कंपेयर कर लो, पता लग जाएगा कि इसमें एटम्स की संख्या ज्यादा है। सबसे पहला 4 ग्राम हीलियम है, 4 ग्राम हीलियम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल्स में। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हीलियम का मोलर वेट कितना होता है? 4 ही होता है। तो मोल्स देखें तो कितने हैं, कितने हैं हीलियम के मोल्स? हीलियम के मोल्स कितने हैं? 4/4 कितने हो गए? 1 मोल। तो इसमें हीलियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 1 इंटू Na। 1 इंटू Na तो मतलब नहीं होएगा, फिर तो कितना हो जाएगा? इसमें कितने हैं? 1 इंटू Na ही हीलियम के एटम्स हैं, है नहीं, तो कम है इसमें। तो फिर दूसरे वाले को कन्वर्ट करना है। अगर वॉल्यूम दे रखा हो एसटीपी पे, तो उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? किसका डिवाइड करते हैं? किसी गैस को। तो 22.27 को 2.27 लीटर है, उसको 22.4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? लगभग, ये तो 1 भी नहीं आ रहा, ये तो 0.1 आ रहा है ना, 0.1 मोल। 0.1 मोल को संख्या में बदलना है तो 0.1 Na। तो इतने क्या है अपने पास? हीलियम के एटम्स हैं। समझ आई बात? और फिर चौथा ऑप्शन बताओ। अच्छा, चौथे के बारे में क्या बोलोगे फिर? चौथा ऑप्शन 4U ऑफ हीलियम, इसमें कितने नंबर ऑफ हीलियम के एटम्स हैं? 4U तो क्या हो गया? 4A में तो एक हीलियम का एटम की हो गया ना, तो ये तो किसको बोल रहा है? 1 हीलियम एटम ही हो गया, ये तो खाली 1 ही हुआ। ये तो सबसे कम हो गया मतलब। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन है? सी ऑप्शन है ना। कितना आसान सवाल है या नहीं है? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 2024 नीट में पूछा हुआ। हाँ, क्लियर। और देखो, ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? 2020 में पूछा हुआ सवाल है। देखो, 1 ग्राम ऑफ mgs, एटॉमिक मास mg का दे रखा है, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का दे रखा है, लिथियम का, इनके ग्राम वेट दे रखे हैं। इनमें पूछा है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, किसमें? सी। आप मोल में बदलिए तो सही पहले, और चेक करिए किसके नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा। जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा, उसके एटम भी सबसे ज्यादा। 1 ग्राम मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 1/24। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 32 का डिवाइड करेंगे ना, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आए और इसके नंबर ऑफ मोल कितने आए? अच्छा, इसमें नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा किसके हैं? सी के ही हैं। तो सी के, क्योंकि सबको अगर नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है तो अवोगाड्रो संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Na, तो सबसे ज्यादा किसके आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स? सी के आ जाएंगे। बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया। आया समझ में? कितना आसान सवाल है, देखो 2020 में पूछा हुआ। फिर देखो 2020 में पूछा हुआ, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम जिसका वेट है 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू। कार्बन के 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? ये कुछ ज्यादा ही आसान सवाल नहीं पूछ लिया है? कितने बताओ? 1 मोल में कितने होते हैं?
आवोगाड्रो नंबर के बराबर ही तो होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन, है ना? कितना आसान सवाल पूछ लिया, ज्यादा ही आसान हो गया ये तो, पता नहीं इतना आसान पूछ लिया। देखो और देखो ये, इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ये देखो थोड़ा, इसमें भी मोल में कन्वर्ट करना है। 18 ml वाटर है, 0.018 ग्राम ऑफ वाटर है, 10⁻³ मोल ऑफ वाटर है, या फिर इतना वाटर वेपर है 1 एटीएम पे 273 केल्विन पे। सबको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। पानी का देखो डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है ना, जो डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर ml अगर यूज करें, तो ये 18 ml वाटर एक्चुअल में कितना है, 18 मिलीग्राम ही है नहीं है, क्योंकि पानी का डेंसिटी क्या होता है, 1 ग्राम पर 1 ml होता है। तो ये पानी का क्या है, 18 मिलीग्राम ही क्या है, ये मास हो गया एक तरह से। तो गिवन मास को मोल में कन्वर्ट करना हो, चारों को मोल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो पहले वाले केस में नंबर ऑफ मोल्स कितने पानी के, मोल्स कितने हो गए, 18 मिलीग्राम है, तो 18 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, तो कितने हो गए, 10⁻³ मोल्स है पहले वाले केस में। वाटर के मोल्स आए, बताओ, मिलीग्राम है ना, तो 10⁻³ भूलना नहीं है। फिर दूसरे वाले केस में ये है 0.18 डिवाइडेड बाय 18, तो कितने हो गए, 10⁻, क्या -2 मोल्स नहीं हो गए दूसरे वाले केस में, हुए नहीं हुए? तीसरे वाले केस में, तीसरे में तो दे ही रखा है 10⁻³ मोल्स लिखा हुआ ही है। चौथे में वाटर की वेपर है, देखो गैस और वेपर को इक्विवेलेंट अपन मान सकते हैं, तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, जो हमारा वॉल्यूम है 0.00224, उसमें किसका डिवाइड कर देंगे, 22.4 का, बताओ कितना हो जाएगा, 10⁻, 1 2 3 4, -4 नहीं हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा? अब बताओ सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाटर के मॉलिक्यूल किसमें है, किसमें है, बी में। तो सही आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 2018 में पूछा हुआ सवाल। समझ में आया बात? तो इस तरह से मोल कंसेप्ट के सवाल होते हैं नीट में। और ले, और देखो, ये देखो, ए मिक्सचर ऑफ गैस, एक गैस का मिक्सचर है जिसमें H2 और O2 दोनों है, गैसेस इन रेशियो ऑफ 1/4, यानी कि इनका W/W रेशियो, यानी कि इसका 1 ग्राम है तो इसका कितने हैं, 4 ग्राम, ऐसा रेशियो है। व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ टू गैसेस इन द मिक्सचर, तो उनके मोल्स का रेशियो पता लगाना है। क्या पता लगाना है, मोल्स का रेशियो क्या होगा। उनके मासेस का रेशियो दे रखा है 1/4, तो उनका मोल्स का रेशियो क्या है, निकाल सकते हो आराम से, उनके मोल्स का रेशियो क्या है। मान लो H2 का 1 ग्राम है, तो O2 का कितने ग्राम है, 4 ग्राम, यही तो दे रखा है, ऐसा मान लीजिए भाई। इसने क्या दे दिया, मासेस का रेशियो दे दिया ना 1/4, तो आप मान सकते हो कि मान लिया H2 1 ग्राम है तो O2 कितना है, 4 ग्राम। तो उनके पहले तो मोल्स का रेशियो देखें, तो H2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 1/2, और O2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 4/32, और इस पूरे का रेशियो देखना है, तो कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/1। कौन सा आंसर सही हुआ, क्या डी हुआ, ये हो गया आंसर। कितना जल्दी आंसर आ गया, देखो आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, 2015 में द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम, किसमें है, देखो अभी अपने आप कर सकते हो, 2015 में पूछा हुआ है, देखो 2015 वाला रिपीट हुआ ना 2020 में, सेम एज इट इज, तो क्वेश्चन रिपीट होता है नीट में। आपको पीवाई को बहुत लगाने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बताओ क्या आएगा इसका आंसर, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, किसमें वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम है, डी में। सही तरह से बताना, नहीं जल्दबाजी कर रहे हो, देखो इसमें तो सीधे मोल दे ही रखे हैं, कितने मोल हैं,
इसमें तो 18 मोल्स दे ही दिए, सभी में नंबर ऑफ मोल्स निकालो तो सही। इसमें 18 मोल्स दे दिए, इसमें ये तो 18 मॉलिक्यूल बोल ही रहा है, तो मोल की जरूरत ही नहीं है। ये तो क्या बोल रहा है, 18 मॉलिक्यूल्स तो सबसे कम आएंगे। फिर 1.8 ग्राम, तो इसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.8 डिवाइडेड बाई 18 तो कितने हो गए, क्या 0.1 मोल नहीं हुए? और चौथे में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं, क्या 1 मोल नहीं है? बताओ किस में मैक्सिमम है पानी के? ए ऑप्शन ही सही है बस, है ना, कितना आसान। और देखो ये कह रहा है कि अगर आवोगाड्रो नंबर को चेंज कर दे, इट चेंज्ड फ्रॉम 6.022 से इसको 6.022 इंटू 10⁻20 मोल इनवर्स ले लें, तो इससे क्या चेंज आएगा? हमने आवोगाड्रो संख्या को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो उससे क्या चेंजेस आएंगे? द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच इन ए कंपाउंड, the definition of mass in units of gram, the mass of 1 mole of carbon, the ratio of chemical species to each other in the balanced equation। बताओ क्या चेंज आएगा? सी लग रहा है ना, सीधा ही, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि 1 मोल कार्बन जो है, अब देखो कार्बन का जो एक एटम का मास है वो तो चेंज होएगा नहीं, जो कार्बन का एक मोल का मास जो है ना, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? जो आवोगाड्रो नंबर है 6.022 10⁻20 में, अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे, जो कार्बन का एक मोल एक का मास होगा, तो एक कार्बन एटम का मास तो चेंज होएगा नहीं, तो एक मोल जो कार्बन है उसका मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कंपाउंड, H2O का फॉर्मूला था वही रहेगा, कोई वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ मास ऑफ यूनिट्स इन ग्राम, ग्राम वाली यूनिट्स में थोड़ा मास चेंज होगा, वो एम वॉल्यूम फिर भी चेंज हो जाएगा, ग्राम वाली में नहीं होगा। 1 मोल का चेंज होगा, रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज ईच इज इन बैलेंस इक्वेशन, वो भी चेंज नहीं होगा। तो सी, ये क्या हो गया आपका, चेंज हो जाएगा, एक मोल कार्बन का मास चेंज हो जाएगा। आसान है ना? देखो नेक्स्ट, एक कंपाउंड एक्स है जिसमें 32% ए के हैं, 20% बी के हैं और रिमेनिंग जो है सी के हैं, तो इंपेरिकल फॉर्मूला उसका क्या होगा? देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जो सिंपल रेशियो होता है ना मोल्स का, वो क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। अगर आपको किसी में परसेंटेज दे रखा हो तो उसको एम्पेरिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स क्या होते हैं, आप पहले तो मान लीजिए कि भाई उस कंपाउंड का 100 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम लेने के बाद में उसके जो मोलर मास दे रखे हैं हरेक के, उससे क्या निकाल लोगे, हरेक का आप परसेंटेज से क्या निकालोगे, ग्राम मास निकालोगे और सबके मोल निकालोगे, और मोल का निकाल के क्या कर दोगे, सिंपल रेशो, और सिंपल रेशो जो आएगा वही क्या हो जाएगा उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब ये मैं तरीका बता देता हूं कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। सबसे पहले तो मान लो लेट 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का क्या ले लिया, 100 ग्राम ले लिया, तो उस 100 ग्राम में ए कितना है, क्या 32 ग्राम नहीं हो जाएगा? बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 20 ग्राम, और सी क्या है, रिमेनिंग, तो सी का वेट कितना हो जाएगा बताओ, 48 ग्राम हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब तीनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 32 डिवाइडेड बाय 64, तो कितने हो गए, 1/2। फिर बी के नंबर ऑफ मोल्स देख लेते कितने हो जाएंगे, 20 अपॉन में 40, तो कितने हो गए, 1/2। फिर सी के नंबर ऑफ मोल्स देख लेते हैं, 48 डिवाइडेड बाय 32, कितने हो जाएंगे, 3/2 हो जाएंगे ना। अब देखो सिंपल रेशियो देखना है, तो सिंपल रेशियो में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो सभी में, तो Na रेशो Nb रेशो Nc, तो इसका सिंपल रेशो क्या हो जाएगा, 1:1:3। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ABC3। कौन सा आंसर हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया? ये होता है इंपेरिकल फॉर्मूला बनाने का प्रोसेस। पहले क्या करते हैं, आपको जो परसेंटेज दे रखा है उस परसेंटेज को आप कंपाउंड का 100 ग्राम मानते हुए क्या निकाल लोगे, उनके ग्राम वैल्यू निकाल लिए, फिर उन ग्राम वैल्यू को उनके
नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दो, फिर चेक कर लो कि उनका मोल्स का सिंपल रेशो क्या है, और वही सिंपल रेशो आपको क्या दे देगा, उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला दे देगा। ठीक है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का प्रोसेस होता है। ठीक है, आई बात समझ में? 2024 में पूछा गया सवाल। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का प्रोसेस बड़ा सिंपल ही होता है। अब देखो ये, जैसे ये भी एम्पेरिकल फॉर्मूला के हो गया क्वेश्चन, ये अपने आप करके देखो, 2021 का पूछा हुआ। एक कंपाउंड है 78% कार्बन है जिसमें, और बाकी रिमेनिंग क्या है, हाइड्रोजन है, बाय मास है, देखो है ना। तो राइट ऑप्शन फॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एटॉमिक वेस्ट कार्बन और हाइड्रोजन। यही सेम प्रोसेस अपना के बताओ, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, ये आप खुद करो। ये बताओ, कंपाउंड का 100 ग्राम मान के कर लो। कौन सा आ रहा है? अप्रोक्सीमेट देख लेना, कभी कभी फ्रैक्शन में वैल्यूज आती है। आ गया? देखो, मान लीजिए कंपाउंड का 100 ग्राम लिया, कौन सा आ रहा है? कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है क्या? तो उसमें कार्बन कितना है? 78 ग्राम। हाइड्रोजन कितना है? 22 ग्राम। हो गया क्या? हो गया ना? कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 78 डिवाइडेड बाय 12। बताओ अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ कितनी होगी लगभग? हैं? ये 1/7 आ रहा है, ये 6.5 आएगी, 6.5 आ रही है ना? अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं, तो ये कितने हैं? 22 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 22 ही हो गए। हो गया? अब इनको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन, तो ये लगभग कितना हो जाएगा? देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा ना, दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 6.5 क्या हो जाएगा? 13, और रेशियो क्या हो जाएगा? 44। अब 13:44 आ रहा है, तो ये लगभग किसके बराबर है? देखो, ये देखो कहां जाएगा, 13 को 44 में डिवाइड करेंगे तो, अगर मैं कार्बन का 1 लूं, इसका 1 लूं, तो ये कितना हो जाएगा? 44/13 हो जाएगा। तो लगभग ये कितना हो रहा है? 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 पॉइंट, यह जाएगा 3.4 के आसपास आ रहा है, देखो आ रहा है ना? तो कार्बन 1 है, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 से 4 के बीच में है, लेकिन 3.4 है, तो उसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो CH4 हो नहीं सकता, तो कौन सा ऑप्शन है फिर? CH3 इसका मतलब एग्जैक्ट करेक्ट तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे अप्रोक्सीमेटली आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, ये 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड was treated with 25 ml of 0.75 molar HCl solution.
द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू, ये देखो लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है। 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पीछे क्या है 200 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम ऐसे है, यानी कि आपके पास ये कितना है 1000 मिलीग्राम, कितना है 1000 मिलीग्राम या फिर 1 ग्राम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो गया NaOH, कितना हो जाता है NaOH। इसका मोलर वेट पता है कितना होता है, सोडियम का कितना हो गया 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाता है 40 ग्राम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये भी याद रखना, बड़ा काम का है। फिर इसको देखो सॉल्यूशन किसके साथ रिएक्शन क्या है, 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की किसके साथ रिएक्शन है, HCl के साथ, NaOH का रिएक्शन है HCl के साथ, तो बेस प्लस एसिड हो गया कितना, ये क्या दे देगा NaCl प्लस H2O। तो इस रिएक्शन में हमें प्रिडिक्ट करना है कि कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, NaOH के और HCl दोनों के क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, है ना। अच्छा, NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N ऑफ NaOH इसके कितने हैं 1/40, लेकिन HCl के नंबर ऑफ मोल्स बताओ कितने निकलेंगे, HCl के नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाते हैं मोल्स आ जाते हैं ना सॉल्यूट के, तो बस HCl के आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 25 इंटू 0.75, ये किस में आएंगे मिली मोल्स आएंगे, क्योंकि ml का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो इसलिए क्या आएंगे मिली मोल्स आ जाएंगे। तो ये देखो मिली मोल्स, ये आ गए मिली मोल्स, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ HCl के नंबर ऑफ मोल्स को, और मिली मोल्स को अपन ऐसा लिख सकते हैं 25 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय क्या कर सकता हूँ 1000 कर सकता हूँ, तो ये एग्जैक्ट मोल में बदल जाएगा ना, बदलेगा नहीं बदलेगा, तो ये हो जाएगा 40, तो ये कितना आएगा 0.75 डिवाइडेड बाय 40, ये तो क्या है 1 डिवाइडेड बाय 40, और ये क्या है, तो अब देखो मोल्स की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, ये तो है 1/40 और ये है 0.75/40, तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन, क्योंकि इसके एक से रिएक्शन करता है ना, अब इसके इतने के लिए इसका इतना चाहिए, लेकिन ये क्या है 0.75 डिवाइडेड बाय 40 है, तो ये क्या हो गया लिमिटिंग हो गया। तो जब रिएक्शन होगी तो ये तो पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा, जीरो बचेगा, ये कितना बन जाएगा 0.75/40 मोल्स ये बन जाएगा, और ये कितना रह जाएगा 25/40, NaOH कितना बच जाएगा 0.25/40 बच जाएगा, और इसको वापस, ये तो क्या है मोल्स, लेकिन अपन को किस में निकालना है मिलीग्राम में, तो मास कितना रिमेनिंग हुआ, मास ऑफ NaOH कितना बच जाएगा, मोल्स को वापस कन्वर्ट करना है मास में, तो उसके मोलर मास का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 0.25 ग्राम, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 250 मिलीग्राम, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई बात समझ में, ऐसे देखो 2024 का कितना आसान सवाल था, आसानी है, 250 मिलीग्राम हो गया। देखो इसमें कुछ सवाल और है, ये आपको मैं सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पे दे दूंगा, आप PDF जो है वीडियो के नीचे जो लिंक होता है उसमें PDF का होता है, तो उस PDF को लेके बाकी के सवाल भी प्रैक्टिस करना, ठीक है, वरना कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे बाकी सवाल में। ओके, आज के लिए इतना ही।